बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज की अहम इशूज़ पर बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सू मोटो नोटिस लिया था और इस आज खुद नोटिस के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मामला इस टाइम पे ज़ाहिर है इंतखाबात का, इस टाइम पे कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जानिब से कि किसी भी तरह से मुल्क के अंदर इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाए, जबकि PDM इत्तेहाद, जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, इस टाइम हुकूमत में हैं और केयर टेकर सेटअप, निगरान सेटअप भी ऐसे महसूस होता है जैसे उन्हीं का साथ दे रहे हैं। किसी तरफ से भी कोई डेट नहीं दी जा रही थी, जबकि निगरान सेटअप का काम हमेशा 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कंडक्ट कराना होता है। लेकिन इस सब सिचुएशन के अंदर जब देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उन्हें कुछ खतूत भी मौसूल हुए, कुछ एप्लीकेशंस रिसीव हुई, उसके बाद उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया और इस सुओ मोटो एक्शन के बाद इस पर प्रोसीडिंग हुई कल। जैसे ही प्रोसीडिंग की गई इसके ऊपर, तो कल की पेशरफ्त ये हुई कि कुछ जजेज़ ने माजरत की और इसको ज्वाइन नहीं किया, जब उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। और 4 जजेज़ जो इस बेंच में, ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें से 4 जजेज़ ने माजरत की थी और उन्होंने अपने आप को इस केस से साइडलाइन किया, ये कहकर कि हम मज़ीद नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से इसके अंदर हमारा नाम जो है किसी बैड फैक्टर में जाए। और मरीम नवाज़ साहिबा की तनकीद, बिलावल भुट्टो साहब की और नून लीग की सीनियर क़यादत की तनकीद के बाद 4 जजेज़, जिनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपने आप को इस केस से हटा लिया। और इसके बाद 5 रिमेनिंग जजेज़ इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जमाल मंदोखेल साहब, मंसूर अली शाह साहब, मोहम्मद अली मज़हर, मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने केस की समाअत को जारी रखा। और आज की पेशरफ्त इस केस के अंदर ये थी, चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी सारा इस पर इस्तफसार हुआ और काफ़ी डिस्कशन हुई, जिसमें ये भी कहा गया कि आर्टिकल 254 क्या ये कहता है और कहता क्या है आर्टिकल 254। उसमें उनको बताया गया कि कुदरती आफात या जंग हो तो इलेक्शंस के अंदर ताख़ीर हो सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा किसी तरह की जो है ये पर्दापोशी नहीं करता कि आप इस आर्टिकल 254 की मद के अंदर इसको किसी भी तरह से ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल कर सकें इलेक्शंस डेट के अंदर। साथ ही ये भी कहा कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा आइनी इदारा नहीं है जो इलेक्शंस की डेट में ताख़ीर कर सके या इलेक्शंस को ना होने दे या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की जाए। और काफ़ी देर डिस्कशन के बाद चीफ जस्टिस साहब और पूरा बेंच इस बात पर मुत्तफ़िक हुआ और बड़ा एक उनका पॉजिटिव जो है वो डिसीजन था। उन्होंने ये कहा कि तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, वो आपस में मुशावरत करें, एक डेट को ख़ुद से डिसाइड करें और उस डेट को अनाउंस किया जाए जो सियासी पार्टियां आपस में मुशावरत करके तारीख़ दें इलेक्शंस की। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर ये मुशावरत करने की तारीख़ खुद ही दे दें, वरना हम देंगे तो इस पर फिर दोबारा से मुकदमाबाजी की जाएगी। और चूँकि ज़ाहिर है जो सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हुई है, मुकदमाबाजी की जा रही है, जुडिशरी को डायरेक्टली जो है वो उन पर हिरासा करने की कोशिश की जा रही है, कुछ प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ज़ाहिर है जजेस का नाम ले लेना और बाकायदा नॉमिनेट करके उनके बारे में बातें करना, दैट इज़ आई मीन लाइक बियॉन्ड सम मीन्स। और इसके बावजूद फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तमाम वकला हजरात को कहा कि अपनी अपनी पार्टी सीनियर क़यादत से मुशावरत करें और मुशावरत करके एक डेट डिसाइड करें और ख़ुद से बताएं कि किस डेट पे आप मुत्तफ़िक हैं। इसके बाद मुशावरत हुई, 4 बजे का वक्त दिया गया कि 4 बजे तक डिसाइड कर लें किसी भी तरह से इसको। और 4 बजे के बाद इस पर फैसला महफूज किया गया, जो कल 11 बजे तक सुनाया जाएगा। इस मामले पे अपना आगाज़ करेंगे, डिस्कशन का स्टार्ट करूँगा। अपने गेस्ट का तारुफ़ कराऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं एहसान बटालवी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। और साथ हैं ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। एहसान बटालवी साहब, आपसे अपनी बात का आगाज़ करूँगा। सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ज़ाहिर है इस वक्त में, इस लम्हे पर जब पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये सब इशूज़ देखने में सामने आ रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, केयर टेकर सेटअप्स जो है किसी भी तरह से सीरियस नहीं लगते पाकिस्तान में इलेक्शंस कराने के लिए और बहाने ढूंढे जा रहे हैं किसी भी तरह से पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिले किया जाए। सर, हाउ डू यू सी इट कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं, अब चीफ जस्टिस साहब के बाद आपको क्या लगता है, क्या एक डेट दी जाएगी और उस पर इलेक्शंस कराए जाएंगे? बिलाल साहब, सवाल आपने बड़ा ज़हानत के साथ किया है जी, लेकिन जो हालात है मौजूदा, उसमें जिस तरह के जवाबात इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए, उसमें एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं हैं। आर्मी ने कहा कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तमाम सिक्योरिटी इदारों ने, जिसमें आर्मी भी शामिल थी। इसी तरह एजुकेशन वालों ने कहा कि हम असातिज़ा को
डिलीवर नहीं कर सकते, मामला नहीं दे सकते, हम बिल्कुल उनकी मामला तरफ से भी कहा उनके गया। सपोर्ट नहीं कर सकते। मगर कोई महकमा ऐसा नहीं था जिसने अपनी इनएबिलिटी शो ना की हो। अब इसके बाद अगर सुओ मोटो ना लिया जाता तो मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ इन लोगों ने मिल मिला के इलेक्शन को इस तरह पोस्टपोन करना था, खा ये असम्बली से करवा लेते या किसी अदालत से, सिंगल बेंच से, डबल बेंच से करवा लेते कि जिसमें इनके पास ये इख्तियार आ जाता कि इलेक्शन अभी हालात नहीं है ऐसे। ठीक है। जबकि जो दो चीज़ें आपने भी अभी खुद बताई कि जंग और कोई कुदरती आफत बहुत बड़ी, जी, ना तो मुल्क पे जंग मुसल्लत की गई है और ना कोई बहुत बड़ी ऐसी आफत आई हुई है कि जिसमें इलेक्शन हो ना सके। ठीक है। ये यहाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये आफत तो खुद बने हुए हैं मुल्क के लिए कि इस कोशिश करें कि किसी सूरत, क्योंकि इन्हें इमरान खान की मकबूलियत इन्हें सामने नज़र आ रही है। बिल्कुल। और कल का जो परसों का इलेक्शन हुआ, N193 राजनपुर का इलेक्शन देखें तो 90,000 से ज़ायद वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जबकि एक बहुत बड़ी लीड थी ये, क्योंकि ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप को देखें, वफाकी हुकूमत को देखें, सिंध हुकूमत को देखें, सब कुछ इनके पास था। मशीनरी पास होते हुए भी इतनी बड़ी लीड से जीत जाना, दैट इज़ रियली अलार्मिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। यही मैं आपके गोशगुजार करना चाह रहा था जी कि वहाँ का सामने है और उसके बाद इनके कान यकीनी तौर पे और खड़े हो गए होंगे और इन्होंने आपस में सोच विचार और शुरू कर दी होगी कि इस इलेक्शन से किस तरह जान छुड़ानी है, किस तरह पोस्टपोन करना है। अब इन्होंने ये हिमाकत तो कर ली कि हुकूमत ले ली, अगर ये हुकूमत में थोड़ा सा 6-7 महीने और देर कर देते तो इलेक्शन का टाइम आ ही गया था। ठीक है। और महंगाई की वजह से जो इमरान खान की हुकूमत को धचका लग चुका था, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इमरान खान सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान की बन सकती। सर लेकिन जो केसेस बन रहे थे, जो सूरत हाल चल रही थी, अब के वज़ीर आज़म साहब को देखें और तमाम बाकी लोगों को देखें कि उन्हें आकर नैब को टुथलेस करना पड़ा और तमाम रेफरेंसेस वापस कराने पड़े। अगर ये सब कुछ ना लेते तो शायद वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो जाता। किसका नुकसान होता ये भी बता देना। सर जाहिर है जिन्होंने टुथलेस किया है और जिन्होंने फ़ायदा लिया है, नुकसान उन्हीं का होना था और किसका होना था? जिस पर केसेस थे, लेकिन जो असल बेनिफिशरीज हैं उन्हीं का नुकसान होना था। लेकिन बिलाल साहब, यहाँ क्या ये काबिल गौर बात नहीं है कि हमारे अवाम सो चुके इस बात पे कि कोई भी आके वो इस तरह गलबा कर सकता है और कोई भी आके अपने केसेस, अपना जो भी उन्होंने किया हुआ है, खा वो लूट मार है, खा वो चोरी है, या जो भी उसको नाम दे ले आप, उसको गदरबूद किया जा सकता है। ठीक है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इस पे किसी ने भी बोलने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी जहमत नहीं की। कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं मैंने देखा कि जिसने इस पे ये कहा हो कि ये कौम के साथ ज्यादती है और अदलिया पे बेएतमादी का खुला इजहार है। ये इससे बड़ी बेएतमादी कोई नहीं हो सकती कि ये अदलिया को करने देते केस, अदलिया के फैसलों का इंतज़ार करते। आगे 3 फोरम थे और हाई कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था। तो क्या जिसका मतलब ये है कि इन्हें ये यकीन था कि हम वो 3 फोरम पे भी नहीं जीत सकते। ये हमारा मुकद्दर लिखा गया है, ठीक है, कि हमने हारना ही है और हमने इन मुकदमात का सामना करना है। इसके साथ इन्होंने सबसे बड़ा अपना नुकसान किया है, वो ये है कि पूरी कौम को अंदाज़ा हो गया कि ये लोग जो भी है, वो जिसने भी नैब को ख़त्म किया जी, जिसने भी नैब के केसेस वापस करवाए और जिसने भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, वो कल को, आज नहीं, साल बाद, 6 माह बाद, 2 साल बाद, वो कौम का मुजरम कहलाएगा। ठीक है। और उससे उसकी कोई बचत नहीं होगी। अयूब नसीम साहब, सर आई कम टू यू नाउ। चीफ जस्टिस साहब का आज का सारा मामला कल तक के लिए जो है इस केस को 11 बजे इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। फ़ैसला जो है वो अदालत में सेव कर लिया गया है। और लेकिन साथ ही
ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और आई थिंक इट वॉज अ वेरी वाइज मूव कि स्टेक होल्डर्स खुद डिसाइड करें, तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठे मुशावरत करें और डिसाइड करें। साथ ही फिर थोड़ा सा उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर हम कुछ फैसला कर देंगे तो फिर से मुकदमाबाजी जारी रहेगी। रिसेंटली जो कुछ हुआ, एक 9 रुकनी लार्जर बेंच था, उसको रिड्यूस होना पड़ा, चाहे खुद से उन्होंने माजरत की या क्रिटिसिज्म देखने के बाद ही माजरत की, और उन्होंने अपने आप को साइडलाइन किया इस केस से। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि जो है ज़ाहिर है ये खुद से डिसाइड कर लें, बट स्टिल ये कहने के बाद भी जो स्टेक होल्डर्स थे, पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें, तो उनकी जानिब से यही रिस्पॉन्स आया कि अभी तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, हमें मज़ीद वक्त दरकार है। यानी स्टिल डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि इसका फैसला होगा और सुनाया जाएगा। अब कल 11 बजे तक सुनाया जाएगा। सर, हाउ डू यू टेक इट? थैंक यू वेरी मच अटर साहब। गुजारिश ये है कि आई एम नॉट ए लॉ स्टूडेंट, लेकिन उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दैट जो ऑब्जर्वेशन आज चीफ साहब ने या डिफरेंट जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी हैं वो बड़ी गौर तलब है। उनकी ऑब्जर्वेशन को अगर गौर से देखा जाए तो नतीजा तो अखज़ हम कर सकते हैं कि कल इसका रिजल्ट या क्या इनकी जजमेंट आएगी। कानून में कहीं भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आप 90 डेज से ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल। जब कोई गुंजाइश नहीं है तो माँ स्वाई हीले बहाने, पंजाबी में वो मुहावरा है ना, अब नेशनल टीवी पे बैठा हुआ हूँ लेकिन एनी हाउ वो तहजीब के दायरे में रहते हैं, आटा गुंदेलते हिलनी क्यों है। बिल्कुल। मुराद ये है कि 254, 257, 224 ये शिक्के निकाल के बात करना कि जी प्रेसिडेंट साहब ने 257 के ज़ाहिर नहीं दिया, गलत दिया, 224 ये कहती है, जज साहब ने उस पर भी ऑब्जर्वेशन दे दी। इसमें किसी तरह भी माफ़ी नहीं होगी। ठीक है। इसमें पीडीएम ने जिस मकसद के लिए हुकूमत ली थी वो मैं ऑन एयर कहता हूँ वो कामयाब मुकम्मल तौर पे हो गई है। पॉलिटिकल तौर पे वो नाकाम हुई है, अपने मंशूर के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी का मंशूर ये था कि पीपल्स पार्टी के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, उनको पैसों की ज़रूरत थी। उनके पास एक ऐसा स्टैंड कार्ड है जिसका नाम सर, लेकिन सिंध हुकूमत तो थी, उनके पास पैसा तो वहाँ से आ ही रहा था। देखिए पैसे जब हिर्स पैदा हो जाए या पैसे कम मिलते हो ना, उनको चाहिए अरबों नहीं खरबों, 200, 300, 400 अरब उनके लिए। सर, वो तो नेवर फिलिंग टैंक है उनका, वो इट कैन नेवर फिल अप। वेल दिस इज ट्रू, इट कैन बी नेवर फिल अप, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देखिए पाकिस्तान में जितनी इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, हम लोग कहाँ मुआशरत जा चुकी हुई है, भूख अफलास कहाँ जा चुकी हुई है, महंगाई कहाँ जा चुकी हुई है, बेरोजगारी कहाँ जा चुकी हुई है। हम ये कहें कि हमें लेवल प्ले फील्ड दे दे, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आपने माजी में किया क्या है? देखिए पीडीएम के माजी में आप पॉलिटिकल पार्टीज का आप डिटेल से जाके जब तजिया करेंगे तो आपको उनको मंशूर कागजी तौर पे, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक मंशूर लेके निकलती हैं, उसमें एक एक अमेंडमेंट करती हैं। ठीक है कि मंशूर एक पार्टी ने बनाया, उसको लेके फॉलोअप किया और ABCD बदल के हम उसी मंशूर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। इनका मंशूर मुझे बता दे प्रैक्टिकल तौर पे कि अवाम के लिए क्या है। सर, अब मंशूर तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, और मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ आएगा। तो सारा मलबा क्या शहबाज शरीफ साहब पे डालने की कोशिश? नहीं, इसका मतलब बड़े आसान लफ्जों में है, वो ये है लुटो ते फुटो। मुराद ये है खाओ पियो ते नसो। देखिए सुप्रीम कोर्ट में वो भी केस पीटीआई ने इमरान खान ने किया हुआ है नैब के हवाले से, जो जी बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्टेड है, मेरे समझ से बाहर है, लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, पहले क्लियर कर चुका हूं कि डिले क्यों है। देखिए अगर ये रवायत चलती रही तो मुस्तकबिल में भी जो हुकूमत आएगी वो खाएगी पिएगी और निकल जाएगी, उसको पता है कि नैब मेरा कुछ नहीं कर सकती। आपके पास पाकिस्तान में एहतसाब के लिए जो अदारे हैं ना, वो आपने दागदार कर दिए हुए हैं। वो दागदार किए हैं सियासतदानों ने, और सियासतदानों के पास भी जो जो शेल्टर है, उन कुछ सियासतदानों के बाजू इतने लंबे होते हैं कि जहां से वो रिलीव या चिट लेते हैं उनको कुछ छेड़ नहीं सकता। नैब तो क्या, नैब का बाप भी आ जाए तो उनको छेड़ नहीं सकता। अब पाकिस्तान में सियासत भी रह गई है पिंडी की ग्रीन चिट के ऊपर, और जो लोग वहां से चिट लेके आ जाते हैं या जो उनके फेवरेट बन जाते हैं,
वो पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं, वहाँ से तो कोई वर्शन नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, लेकिन हमें साबित भी तो हो जो मामला ये कर रहे हैं। सर लेकिन ज़ाहिर है सियासतदान यहाँ पे अगर हम देखें, इस मुल्क के अंदर सियासतदान ही हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और सियासतदान हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट के ऊपर आते हैं, किसी ना किसी बैक। कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जो खुद से आया हो, यहाँ पे बड़ी मेहनत की हो और सब कुछ सामने आया हो। इवन इमरान खान साहब की बात करें, रिसेंटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि हाँ उन्हें सपोर्ट थी और उनका साथ दिया जा रहा था बहुत से हल्कों की जानिब से, बड़ी चीज़ों की जानिब से। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इमरान खान साहब ज़ाहिर है आज उनकी जो पेशी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए गए और अपने तमाम केसेस में एक तोशाखाना केस के अंदर वो नहीं जा सके, वहाँ पे माजरत की उन्होंने। लेकिन जो उनका केस एंटी टेररिज्म कोर्ट था, वहाँ से उनको ज़मानत मिली है 9 मार्च तक, और उन्होंने हाज़िरी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बैंकिंग कोर्ट के अंदर भी उन्होंने ज़मानत ली है, लेकिन साथ ही उन पर जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया खान साहब जब नहीं पहुँचे, और ये कहा कि खान साहब क्यों तशरीफ़ नहीं ला रहे, जबकि वकील ने उनको आगे से बताया कि वो 70 साल से ऊपर की उनकी एज है, और उनका तो बायोमेट्रिक का भी जो है वो एक्चुअली उन्हें चाहे इस्तिस्ना मिल सकती है, बट स्टिल ही वेंट देयर, उन्होंने अपना बायोमेट्रिक कराया, सब कुछ कराया है। इसके बावजूद सर मतलब क्या समझते हैं एहसान बटालवी साहब, आई कम टू यू नाउ सर, किस तरह से आप समझते हैं इमरान खान साहब का इस्लामाबाद जाना, और आज इस तरह से बहुत सी जो है ये आवाज़ें गर्दिश कर रही थी कि शायद वो कहीं अरेस्ट ना हो जाएं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तैयारी में थी। हमने लाहौर में भी देखा कि यहाँ पर भी कुछ पुलिस फोर्स को बुलाया गया, और इस्लामाबाद में तो बताया गया कि बहुत बड़ी एक भारी नफरी पुलिस की थी जो वहाँ पर रेडी थी। वो शायद खान साहब को अरेस्ट करने के लिए नहीं थी, लेकिन सिर्फ इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए थी वहाँ पर। बिलाल साहब, पहले तो जो पुलिस की भारी नफरी थी ना जी, वो खान साहब की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, कोई छोटा नहीं है। और आप किसी भी जगह, किसी भी महफिल में, किसी इदारे से जी, किसी महफिल में जाके बात कर ले, हर बंदा ये बार बार लफ्ज़ कह रहा है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने टीवी पे या सोशल मीडिया पे या कि कह लें कि मुख्तलिफ स्क्रीन पे आके जी, ये कत्ल के मुल्ज़म के बयान ले सकते हैं और उस पे फैसला भी कर सकते हैं। बिल्कुल, गवाही उसी पे, उसी स्क्रीन पे ये ले सकते हैं और लेते हैं, कुछ केसेस में ली भी है। ठीक है, तो जब एक हर तरफ ये कहा जा रहा है कि खान साहब की जान को ख़तरा है, तो क्या उनकी गवाही या उनकी जो हेयरिंग है वो किसी तरह भी व्हाट्सएप पे कह लें या कोई भी और जो भी तरीका हो सकता है स्क्रीन पे आने का, उस पे क्यों नहीं ली जाती? ये समझ ना आने वाली बात है। एक पूरे मुल्क को अज़ाब में डालना, पूरी इंतज़ामिया को अज़ाब में डालना, पूरी पुलिस को अज़ाब में डालना, अदलिया को अज़ाब में डालना, और लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली बात है कि जहां वो ये कहे अगर एक छोटा सा पत्थर भी कहीं से गाड़ी के टायर से भी लग के ऊपर लग जाता गाड़ी को, तो कुछ भी हो सकता था इस मुल्क में। इस्लाम बटालवी साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अपने गेस्ट से बात कर रहे थे और बात हो रही थी इमरान खान साहब के ऊपर, और इमरान खान साहब की आज जो पेशियाँ हुई हैं, जिस तरह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने अपनी पेशियाँ कराई हैं, और इसी तरह से उनकी एक पेशी जो रह गई वो थी तोशाखाना केस के अंदर, और एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया कि क्यों नहीं आए यहाँ पर, अगर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं तो वो कचहरियों में क्यों नहीं आ सकते। उनको बताया गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं और सिक्योरिटी रिस्क पे हैं इमरान खान साहब, तो उनका कचहरी में आना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप कहें तो वो कोई एक दो और लोकेशन उन्होंने बताएंगे वहाँ तक वो आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने बरहमी का इजहार किया और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, और 7 मार्च तक अपनी इस प्रोसीडिंग को उन्होंने जो है वो एडजर्न कर दिया, और ये कहा कि नाकाबिल ज़मानत वारंट है, लेकिन खान साहब को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, और अभी तक ज़रा यही बता रहे हैं कि खान साहब इज़ ऑन हिज वे कमिंग बैक टू लाहौर फ्राम इस्लामाबाद।
और साथ ही अगर बात करें सदर साहब का भी एक मैं बात करूं तो सदर साहब की जानिब से आज उनके वकील जब गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उन्होंने कहा कि उन्होंने KPK के अंदर इंतखाबात की जो तारीख दी है वो अपने आइनी हद से तजावुज़ किया सदर साहब ने, और इस पर सदर साहब ने ये कहा कि मैं अपना नोटिफिकेशन भी वापस लूँगा और KPK के अंदर जो इंतखाबात की डेट है वो उन्हें अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टफ कि सदर साहब ने इस पर एक्सक्यूज़ भी किया और अपना नोटिफिकेशन भी वापस लेना चाह रहे हैं, यानी चाह ये रहे हैं किसी भी तरह से आइन से तजावुज़ ना किया जाए और होना भी ऐसा ही चाहिए है। लेकिन इदारों पे तनकीद की बात की जाए तो मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह खुलकर तनकीद कर रही हैं इस टाइम पे हमारी जुडिशरी के ऊपर, और जिस तरह से जजेस को मेलाइन किया जा रहा है, उनका ओपनली नाम लेकर उनका बोला जा रहा है, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे सामने आई जब इमरान खान साहब थे और ज़ेबा चौधरी साहिबा का केस था तो इमरान खान साहब को उस पर बड़ी मुश्किल से माफ़ी मिली और उन्हें खुद जाना पड़ा, जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी और कहा कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज़ साहिबा ने पहला जलसा किया, खूब ललकारा जुडिशरी को, उसके बाद दूसरा जलसा किया, फिर से उससे बढ़कर बोला। स्टिल अभी तक उनके खिलाफ कुछ ऐसा ही कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक दो जो है वो एप्लीकेशंस जा चुकी हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एहसान बटालवी साहब सर, जिस तरह से बोला जा रहा है सर, एक बड़ी बैड क्या कहते हैं बुरी रवायत कायम की जा रही है। कल को जिसका दिल करेगा जब भी कोई ऐसा फैसला, कोई सुओ मोटो एक्शन हो, यानी इट वाज नॉट नॉर्मल, पहले पूरा टाइम था, 1 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, केयर टेकर सेटअप्स ने डेट अनाउंस नहीं की, हर तरफ से यही कहा जा रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, अमला नहीं है, हम कहाँ से इलेक्शंस कराएंगे, और साथ ही साथ बाकी पाकिस्तान के तमाम काम किए जा रहे हैं, यहाँ पर हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी और बाकी सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इलेक्शंस के लिए ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी बदनीयती तो नज़र आई, तो चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया, लेकिन इस सुओ मोटो एक्शन के बाद इस तरह से तनकीद का सामना करना, सर हाउ डू यू टेक इट? बिलाल साहब, जो मरीम नवाज़ का एक अंदाज है जी, वो उसको थ्रेट के अलावा कुछ और अल्फाज नहीं दिए जा सकते। ठीक है, और ये जजेस को थ्रेट है। अब वो जिस तरह वो बात कर रही है, वो खातून वो शायद ये सुनाना चाह रही है कि मेरे पास इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इनके किरदार पे वो उछालेगी चीज़ें हों या ना हों। ठीक है, लेकिन उसको ये आ गया है कि ये इनके ख़िलाफ़ वीडियोस किस तरह बन सकती हैं। और मैं आपके लिए और नाज़रीन के लिए यहाँ ये इतला भी देना चाहता हूँ कि अब टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस हो चुकी है जी कि आपकी आवाज़ में आपकी 100% आप फोरेंसिक भी करवा लें। जी बिल्कुल, अब तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं इजीली, तो फ्री सॉफ्टवेयर डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इस जो जजेस को ब्लैक अगर मैं साफ कहूँ तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। ठीक है, कि आप बात करके देखो, मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। जैसा सुबह हमने सुना, कल शाम भी सुना कि जी जब तक नवाज शरीफ के तमाम केसेस में वो बरी नहीं होते और जिस तरह उन पे जो इल्ज़ामात लगे वो ख़त्म नहीं होते तो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। भाई तुम कौन हो इलेक्शन रोकने वाली या करने वाली? एक पार्टी की ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, ये उसका रैंक या ओहदा जो कहा जा सकता है, जिसके बारे में तमाम लोग आज भी ये कहते हैं, जो पीडीएम के लोग हैं वो उसको यकीन जाने मानते ही नहीं। ठीक है, जाहिर है शायद खान अब्बासी साहब को देखें, सीनियर क़यादत को देखें तो वो सख्त नाला है मरीम नवाज से, और उन्होंने इतना नाराज़गी का इजहार किया तो मरीम साहिबा ने उनके पास जाने में भी इतने दिन लगाए कि उसके बाद जाके मिलना भी तो क्या मिलना, और इसके बाद भी शायद खान अब्बासी साहब को समझ ना आए या बाकी लीडर्स को समझ ना आए। चौधरी निसार अली खान साहब को देख लें आप और बाकी सब लोगों को देखें, तो इन तमाम लीडर से बात की जाए तो जमहूरियत का राग तो अलापते हैं कि हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लेकिन जब ये ऐसी जिल्लत का सामना करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है तब इन्हें जमहूरियत अच्छी तरह से याद आती होगी और अपनी औकात भी सबको याद आती होगी कि हम क्या हैं। एक फिक्रे के बाद मैं जी, आप मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जी जी, लेकिन फिक्रा सिर्फ इतना है कि जमहूरियत इनकी अपनी पार्टी से खुफिया इलेक्शन करवा ले। इनकी पार्टी में तमाम लोग जितने भी हैं, वज़रा, ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स, उसमें आपको पता चलेगा कि 60% ज़्यादा तो इनके ख़ानदान के बंदे हैं। तो मुझे बताए वहाँ कौन सी जमहूरियत है? क्या उनसे बेहतर लोग पढ़े लिखे नहीं? बिल्कुल। क्या उनसे बेहतर जो जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं, साफ सुथरे लोग नहीं हैं? तो फिर
अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का भी और तमाम सियासी जमातों का जो इन्हें इस हद तक छूट दे रही है। जनरल अमजद शुएब साहब की बात करें तो उन्हें अरेस्ट किया गया और वो कल 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जनरल अमजद शुएब साहब जो है उनको रखा गया और ज़ाहिरी बात है उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा बना और मुकदमे में कहा गया कि एक चैनल के ऊपर उन्होंने बैठकर ऐसी कुछ बातें बोली हैं कि जो शायद गद्दारी के ज़िम्मे में आती हैं और ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि अवाम कहीं जो है वो इनके ख़िलाफ़ इस बातों के ऊपर हरकत में आकर कुछ ऐसा ना करे। ख्वाजा साहब, सर आई कम टू यू नाउ, आप क्या समझते हैं सर ये सिचुएशन जो हो रही है, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? गुजारिश ये है जी, अमजद साहब बड़े सीनियर समझता हूँ कि एनालिस्ट थे और मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम में उन्होंने इकट्ठे अपने टाइम गुजारा है जी, और बड़े धीमे मिजाज के वो इंसान हैं। बहरहाल वो मैंने वीडियो भी देखी है जिस पे बात की गई है कि जी ये इस वजह से इन पे ये FIR लॉन्च की गई है। ठीक है। तजिया निगार जो है ना वो एक अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी एक सोच पब्लिक के साथ शेयर करता है। ठीक है। और कोई सोच को पब्लिक के साथ शेयर करना कोई जुर्म नहीं होता, लेकिन एक लिमिट, जिंदगी में इंसान को लिमिट मेरा ख्याल है नहीं क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है। जिन्होंने ये FIR लॉन्च की है, मुझे तो बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, शायद कोई एडिट कर ली गई हो तो वहाँ से उसकी कोई चीज़ उन तक पहुँचा दी गई हो। लेकिन देखिए, हमें अपने पाकिस्तान फ़ौज के साथ हमें बरमला ऐलान करते हैं और मैं तो दामने सुखने कहता हूँ कि हमारा साथ उनके साथ है। बिल्कुल। एक हमारी माँ और बाप होता है जो हमें परवरिश देता है और पैदा करता है और बड़ा होने तक हमारा लुक आफ्टर करता है। हमारे माँ बाप की तरह ही हमारी फ़ौज होती है जो मुल्क का लुक आफ्टर करती है और अपनी आवाम को इसी तरह पालती है जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है। तो मुराद ये है, मैं तो ज़ाती तौर पे कभी भी नहीं ये पसंद करूँगा कि मैं अपनी फ़ौज के बारे में कोई ऐसी बात करूँ जो मेरा ज़मीर भी ना उसको मुनासिब समझे। अगर उनसे कोई गलती, मिसाल देता हूँ, मिसाल मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, तो उनको समझाया भी जा सकता है। उनकी उम्र का हिस्सा 80 साल है। ठीक है। और एक बहुत लाइफ उन्होंने एंजॉय की हुई है और बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ और अपनी आवाम के लिए सर्व किया हुआ है, जहाँ बहुत बहुत बड़े मुजरिमों को माफ़ किया जा सकता है। अगर उनकी कोई गलती थी तो उस पर भी अपोलोजाइज करवाया जा सकता था। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। शायद अपोलोजाइज के लिए आएगा उनको टेकअप किया गया होगा, किसी तरह उनको समझाएं बिठाएं और कहें कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए जो कुछ आपने कहा हो। लेकिन इस सब के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें, यहाँ पर पाकिस्तान की मौशी बदहाली को देखें, महंगाई को देखें। आज फिर से समरी मूव हुई है 14 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत के इंक्रीमेंट की और शायद पेट्रोल को अब फिर 1 तारीख रात 12 बजे फिर से इंक्रीज़ किया जाएगा। एक बात कही जाती है कि शायद अवाम सो चुके हैं और अवाम किसी तरह से भी रिएक्शन देने को तैयार नहीं हैं। एहसान बटालवी साहब, मैं पहले आपसे सवाल करूंगा, सर अवाम सो चुके हैं, अवाम के पास क्या ऑप्शन नहीं है, या अवाम इतने मसरूफ़ हैं इस ज़िंदगी के अंदर, पैसे कमाने के अंदर, अपना रोज़गार बचाने के अंदर, इस गहमा गहमी नफ्सा नफसी के आलम के अंदर कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी भी तरह से यहाँ पर एहतजाज कर सकें? बिलाल, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ और आवाम के भी जी, कि आप 1000 रुपया जब खर्च करते हैं ना, उसमें पेट्रोल शामिल कर लें, उसमें टेलीफोन का बिल शामिल कर लें, उसमें मोबाइल का बिल शामिल कर लें, उसमें से 500 रुपया टैक्स की सूरत में हुकूमत को चला जाता है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जिस कौम की आमदनी का 50% टैक्सेस की सूरत में हुकूमत को जाए तो उसको कर्ज़ों की ज़रूरत कहाँ से पड़ती है? वो पैसा कहाँ चला जाता है? किन लोगों के घरों में जाता है? जिसा एक टीवी पे मैंने बात सुनी। सर ये तो एक सोचने की बात है, एक आम आदमी भी सोचता है कि पाकिस्तान, जब इमरान खान साहब उतरे थे $17 बिलियन पे 16-17 बिलियन डॉलर का आपका फॉरेन रिजर्व था, ये हुकूमत आई है, इसके बाद महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तमाम चीज़ों से, और इसके बावजूद हमारा आज हम फॉरेन रिजर्व देखें तो मेरा ख्याल बड़ी मुश्किल से शायद अब कहा जा रहा है 4 बिलियन पे दोबारा हम वापस आए हैं, कुछ पैसे बाहर से एड आने के बाद। और इस IMF के कॉन्ट्रैक्ट 9th जो रिव्यू था, इसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इतना स्लम्प आ क्यों गया इसके अंदर? साहब आप थोड़ा सा इकॉनमी को समझते हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल। बिलाल साहब, आपने 4 बिलियन की बात की, आप ये भूल गए हैं जी कि इसमें से 3 बिलियन सऊदी अरब का डिपॉजिट है जो आपके अकाउंट में पड़ा है जी, और जिसकी एक शर्त में ये लिखा है कि अगर आप डिपॉजिट वक्त पे वापस ना कर सके जी तो पाकिस्तान के किसी भी असासे पे हाथ रख सकते हैं।
कि ये हमारे सपोर्ट कर दो। ठीक है। और वो असासा मैं एक दफ़ा फिर आपके प्रोग्राम में जो पहले भी कह चुका हूँ, वो असासा आपका एटॉमिक असासा है जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, अमेरिका की नज़रें हैं, यूरोप की, चाइना, इवन चाइना की, या किसी भी मुल्क को ले लें, रशिया की, वो असासा वही असासा है जिस पे हर एक की आंख है। इसी तरह 1.5 बिलियन आपका यूएई हुकूमत का है, वो भी डिपॉजिट है। ठीक है। तो आप 4 बिलियन की कौन सी बात की आपने? मुझे तो ये समझ नहीं आई कि कौन सा 4 बिलियन इनके पास है। अब कह रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में हमारे 4 बिलियन हो गया, जो शायद पहले 3.25 रह चुका था। उसकी वजह ये है कि जी 70 करोड़ डॉलर चाइना के बैंक ने फाइनेंस किया, लोन दिया है। जी 70 करोड़ डॉलर किया बिल्कुल। तो अब इस 70 करोड़ डॉलर के बाद थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ जाना और इस मुल्क के अंदर अब फिर महंगाई तो बढ़ती ही नजर आ रही, किसी तरह से कम होती हुई नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान के ऐसे लोगों को मैं जानता हूं ज़ाती तौर पे जी, जिनके अकाउंट में 70 करोड़ डॉलर से ज़्यादा पैसे पड़े हैं। वो उन्होंने मुल्क को कैसे लूटा, किसका खाया पिया, किसका मुल्क को बर्बाद किया, ये आप भी जानते हैं, अयूब साहब मुझसे भी बेहतर जानते हैं, और पूरी कौम जानती है। तो मुझे बताएं 70 करोड़ डॉलर की कौन सी औकात है? सर औकात तो कोई नहीं, लेकिन 70 करोड़ डॉलर के पाकिस्तान के रिजर्व में आना औकात की बात है। लोगों के पास तो शायद इससे ज्यादा पैसे होंगे, हमारे लीडर्स के पास इससे ज्यादा पैसे होंगे। जब करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शंस पर खर्च करते हैं तो जाहिर है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, वो भी मैंने किसी टीवी चैनल से ही सुनी थी जी, कि सिंध में एक शहर के लिए 45 करोड़ रुपया साफ पानी के लिए दिया गया। ठीक है। 45 करोड़ में से 1 रुपया उस पर नहीं लगा साफ पानी पे। ठीक है। वो कहाँ गया? दूसरी मिसाल मैं आपको अभी देने लगा हूँ कि जो तुर्की के उन्होंने अपनी तरफ से ग्रांट दी है उनके जल्जा जदगान के लिए जी, वो जब डिब्बे वहाँ जाके खोले गए हैं तो वो वही तोहफा तहफ़ थे जो तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। वो जो पाकिस्तान को तुर्की ने दिए थे जी। अब इससे ज़्यादा बदयांती उनके नज़र में क्या होगी? वो हमारा क्या इमेज दे के बैठे होंगे? और जो जब वो खोले गए तो आप खुद बता दें कि क्या ये अगर गवर्नमेंट ने भेजे हैं, गवर्नमेंट ने कहाँ से लिए हैं? गवर्नमेंट को जो गिफ्ट मिला है इन्होंने किसी ना किसी खाते में डाला होगा। ठीक है। और उसके लिए इन्होंने ये शो किया होगा कि इतने पैसे देके हमने इमदाद के ये जो डिब्बे हैं वो ख़रीदे हैं। ठीक है। जबकि वो ऑब्वियसली उसके लिए जो फंडिंग है इस्तेमाल की होगी और कहा गया होगा खातों के अंदर तो पूरा किया गया होगा। इसी तरह से सूरत तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से बचेंगे? सर आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेशन ऑफ माय शो। और जी प्लीज। अब ज़ाहिरी बात है इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस टाइम पे इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं। इसी सिलसिले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो एक्शन लिया और कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से इलेक्शंस हो। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन उन्होंने की और ये कहा कि क्या ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है कि तमाम इलेक्शंस इकट्ठे हों और एक ही वक्त पर हो जाएं? कुछ थोड़ा सा ये वक्त आगे कर लें, कुछ थोड़ा सा आप वक्त पीछे कर लें, स्क्वीज़ अप करके एक ही वक्त के ऊपर इलेक्शंस जो है पाकिस्तान में किए जाएं, यानी कि पंजाब और केपी के इलेक्शंस ना हो, इकट्ठे इलेक्शंस हों, एक ही डेट आ जाए। कुछ थोड़ा सा अर्ली जो वक्त है आम इंतखाबात का उसको अर्ली कर लिया जाए, थोड़ी सी इनकी जो 90 डेज़ का टाइम है इसको एक्सटेंड कर लिया जाए। कुछ इस तरह की जो है वो इस्तफसार किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सर आप समझते हैं क्या इस किस्म की कोई सिचुएशन कल 11 बजे का जो फैसला आएगा, क्या उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने में नजर आएगी? चेता साहब गुजारिश ये है, आपने पहले बात की है रिजर्व के लिहाज से पाकिस्तान के रिजर्व में, उसमें एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी जितने भी हैं दुनिया के किसी तख्ते पे बैठे हुए हैं, ये मैं आज इस चैनल के हवाले से जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मैं उनकी बात की तईद करता हूँ, गारंटी देता हूँ रिजर्व पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बढ़ेंगे डबल ट्रिपल जितने मर्जी उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है। मिसाल ये है कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन टर्की के जो जल्जा आया है उसमें डोनेट किया है और उसने ये कंडीशन लगाई कि मेरा नाम ना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, और वो पाकिस्तानी ओवरसीज। पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में, मैं चूँकि बहुत ट्रेवल करता हूँ, बहुत दुनिया घूमा हूँ, ऐसे लोग मुझे मिले हैं और मिलते रहते हैं जो कहते हैं कि हम $10 मिलियन, $20 मिलियन, $50 मिलियन पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर यह है कि वापसी हमें नज़र नहीं आती। तो रिजर्व बढ़ाना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आता हूँ आपके दूसरे पॉइंट्स की तरफ। आपने जो आप चीफ जस्टिस साहब के सुओ मोटो के लिहाज से ये बात की है, मैं इस जो कल आने वाला अथॉरिटी है, डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इंटरवीन करेगी सुप्रीम कोर्ट, चूँकि अभी उसका टाइम बाकी है।
ठीक है। चूंकि जितनी ऑब्जर्वेशन आई है उसमें 90 डेज को इम्पोर्टेंट कहा गया है, और मेरी जाती नाकस ऑब्जर्वेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई ऐसा ऑर्डर पास ऑन नहीं करेगी जिसमें 90 डेज की लिमिट को क्रॉस किया जाए। एट एनी कॉस्ट उनको 90 डेज में ही करवाने हैं। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसी पे कोई डिसीजन देगी कि विद इन 90 डेज ही इलेक्शन होना चाहिए, चूंकि कोई एमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे इसको एक्सटेंड किया जाए, और बड़े इलेक्शन के लिए अभी आपका टाइम बाकी है। सर लेकिन देखें, अगर अभी पंजाब और केपीके के इलेक्शंस कराए जाएं तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ बजट, इस पर बहुत पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, और फिर चंद माह के लिए हुकूमतें बनेगी और फिर से आम इंतखाब। गुजारिश ये है कि जब आप बात करते हैं ना, या मैं अपने साथियों या डिफरेंट एनालिस्ट या इलेक्शन कमीशन की बात सुनता हूं 40 अरब की, जी मुझे एक जवाब दीजिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, 400 अरब के हम टीवी पे प्रोग्राम सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वहां गए और वहां जाके एक प्रोग्राम लॉन्च किया जी, कंप्यूटर देने हैं, फलाना काम करना है, बेनजीर इनकम सपोर्ट में फंड देने हैं, 200 अरब 500 अरब 400, बाबा ये 500 अरब ना हुए 5 रोटियां हो गई जो आपने डिवाइड करी। को खुदा का खौफ खाओ। मैं पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि कुछ शर्म हयात होनी चाहिए। उमर बंदियाल साहब ने आज बल्कि एक ही बात भी की कि हुकूमत की नेक नीयत ही पर कोई शक नहीं करता, लेकिन पहली बार ऐसी सूरत हाल देखी है कि कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं और ज़र मुबादला ही नहीं है मुल्क के अंदर। अगर मैं वहां होता तो उनका चेहरा देखता, जब चीफ साहब ने ये बात कही उनके चेहरे पे स्माइल जरूर होनी चाहिए बात कहते हुए। एहसान बटालवी साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की अयूब नसीम साहब ने जी, मुझे ये बताएं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इस हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत कहलाती है जी, उसके बारे में क्या ओपिनियन होगा कि उनका तो वोट का हक ही छीन लिया इन्होंने। सर ओवरसीज हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो एक अच्छा सिस्टम सेटअप देखते हैं। मैंने वही आपको पॉइंट आउट किया कि उनका तो वोट का हक ही छीन लिया इन लोगों ने, बिल्कुल छीन लिया। मतलब वो पाकिस्तानी है ही नहीं। जिस तरह एक पुराने प्राइम मिनिस्टर की औलाद लंदन बैठ के कह रही है कि हम तो पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, देखें हम नेशनली नहीं है, चाचा वजीर आजम है और सारे खानदान यहाँ पाकिस्तान में है, सगी बहन उसकी नून लीग की ऑर्गेनाइजर है, चीफ ऑर्गेनाइजर है जी, और वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी नहीं है। वो सगी बहन भी तो कहा करती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है सर इन बातों से? किसी चैनल ने, किसी इदारे ने, किसी जगह उससे पूछा गया कि बीबी इतनी डिटाई के साथ तुमने झूठ बोला, कभी तुम्हें खुदा का खौफ आया कि अल्लाह ने पूरे कुरान में, पूरे अपने अल्फाजात में सिर्फ एक शख्स पे लानत की है, वो है झूठे पे खुदा की लानत। ठीक है, तो झूठ बोलते वक्त जब अल्लाह लानत भेजेगा उस बंदे का अंजाम क्या होगा? आप मुझे ये बता। इमरान खान साहब का भी तो यूटर्न लेना बहुत से झूठी हो जाते हैं, शायद उनको जो सियासत में कुछ कहकर यूटर्न लेते हैं, और इमरान खान साहब जिस तरह से बातें करते हैं, एक सियासतदान शायद सारे ही ऐसा करते हैं सर। सियासतदान सारे इस तरह की झूठ नहीं बोलते। यूटर्न लेना और चीज़ है, सियासी फैसले करने और चीज़ है, और एक डिनाई कर जाना कि मेरे नाम की कोई चीज़ ही नहीं, और वो चीज़ें चीज़ नहीं बल्कि चीज़ें निकल आती हैं जो अरबों डॉलर की हैं। ठीक है, उसका जवाब कोई नहीं पूछने वाला उससे, सिर्फ अल्लाह ही पूछेगा इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि वो इस तरह पूछेगा कि इनकी पूरी नस्लें मुकामे इबरत बन के लोगों के सामने पेश होंगी और अल्लाह के सामने पेश होंगी। सर नस्लें तो पहले कहती हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और वो बाहर बैठे हैं, तो फिर और सब कुछ रखे वहाँ बैठे हैं। यहाँ आती क्यों है, क्या तकलीफ है उसे? सर इक़्तिदार के नशे में, और तो फिर वो बताए ना कि मैं तो आपको लूटने आई हूँ, मैं तो आपको खाने आई हूँ, मैं तो आपको ज़िबा करने आई हूँ, मैं तो आप पे हुकूमत करने आई हूँ, मैं आपकी जूती कपड़े रोटी उतारने आई हूँ। सर मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से, क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं आपको? जी अयूब भाई, मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। ठीक है, वगरना हालात पाकिस्तान में मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। जी बटालवी साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये जितने हड़बड़ा गए हैं, जितने बौखला गए हैं, इसमें इनसे कोई हरकत भी मुतवक्को है, और उसमें इन्हें ये अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक, अगर आपको याद हो तो अयूब खान के लिए एक अलहदा अखबार छपती थी, ठीक है, जो उसको पढ़ाई जाती थी, जिसमें अयूब खान जिंदाबाद और अयूब खान की फेवर में स्वाए मुफ्त मज़ामीन का कुछ नहीं होता था। तो ये लोग भी आज उसी तरह चमचे कटते, वही लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की जा रही है। इनकी जूतियाँ चाटने वाले इन्हें ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि उदा किए जी,
इमरान खान की साड़ा बिगाड़ सकता है। असी सब कुछ कर लांगे, असी लोग खरीद लांगे, असी वोट खरीद लांगे, असी फलां खरीद लांगे, फलां खरीद लांगे, अगे खरीदने नहीं रहे, केड़ी नवी गल है। तो लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हुण वाकई नवी गल है। अब लोगों को होश भी आ गई, लोगों को शौर भी आ गया, और लोगों को इनकी लूट खसूट का अंदाज़ा नहीं, यकीन भी आ गया। लोगों को शऊर आ गया है, लोगों के अंदर होश आ गई है। लेकिन इतनी महंगाई के बावजूद कहीं पे भी हमें आवाम की तरफ से कुछ खास रिएक्शन सामने देखने को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आवाम के पास जो वोट का शऊर आ चुका है कि वी हैव टू वोट द राइट पर्सन, उससे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। मेरे दोनों गेस्ट का एहसान बटालवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ख्वाजा अयूब नसीम साहब थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आवाम को हमें बाशऊर होती महसूस हो रही है, और हमारे तमाम एनालिस्ट हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी आवाम में शऊर बेदार हुआ है, इस शऊर से सही बंदे को वोट करें, सही पार्टी को वोट करें, यही पाकिस्तान के अंदर तमाम हालात को, तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकती है। आप आधे मिनट की दुआ मैंने भी करवानी है सर, आप भी हाथ उठा के दुआ मांगे सर कि अल्लाह उन लोगों को गारत करे, उन्हें मुकाम में इबरत बना दे, उनको लिए दुनिया आखिरत दोनों चीज़ें तंग कर दे, और उन्हें किसी सूरत कहीं से माफ़ी ना मिले जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। आमीन आमीन। एहसान बटालवी साहब आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखने के लिए जो दुआ एहसान साहब ने मांगी है, ये दुआ हर अवाम के, हर शख्स की, हर पाकिस्तानी के दिल से निकलती है। अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।